हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 22 मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चंस जो रखा गया है वो है आपका कि राज्य के किस जिले में शासकीय अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की जाएगी, मतलब स्थापना की जाएगी। तो शासकीय अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल का क्या मतलब हुआ? तो ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट की जो स्कूल होगी वो इंटरनेशनल बोर्डिंग यानी इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात कर रहा है आपसे। ठीक है, इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के बारे में आपसे बात की जा रही है। ठीक है, इंटरनेशनल बोर्डिंग। तो अंतरराष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि जिस तरीके से प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल होते हैं, इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल होते हैं, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, शासकीय शासकीय यानी कि जैसे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया ना प्राइवेट स्कूलों की तरह, सेम इसी तरीके से शासकीय इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 32 में इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर रहेगा। शैक्षणिक सत्र यानी कि एजुकेशनल सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप कि एजुकेशनल सेशन 2024-25 से इसमें स्टडी स्टार्ट होगी। कब से? 2024-25 से इसमें पढ़ाई स्टार्ट करवाई जाएगी। कौन से क्लास तक की रहेगी? तो आपको याद रखना है 6 to 12। ठीक है, 6वीं से लेके 12वीं तक का इस स्कूल में क्लासेस लगेंगी। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि इंटरनेशनल ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका एरिया है काफी बड़ा एरिया है। 20 एकड़ में शासकीय स्कूल बनाया जा रहा है जिसमें इंग्लिश मीडियम भी होगी, बाकी सारे हॉस्टल की फैसिलिटीज होगी, गर्ल्स हॉस्टल्स होंगे, वहां पे सेंट्रल लाइब्रेरी होगी, सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका रायपुर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? रायपुर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में कहानी उत्सव सप्ताह कब तक चलाया जाएगा? अब ये कहानी उत्सव क्या है, तो ध्यान रखिएगा। कहानी उत्सव जो है वो आगामी एजुकेशनल सेशन के लिए, अगर हम बात करें आगामी एजुकेशनल सेशन के लिए है। आगामी एजुकेशनल सेशन मतलब 2023-24 के शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक शनिवार को, ठीक है, प्रत्येक शनिवार को कहानी सप्ताह की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी पहले चरण में अगर हम बात करें तो 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक एक सप्ताह तक का पहला कहानी उत्सव स्टार्ट करवाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां, कहानी लेखन किस तरीके से होता है, लेखन की शैली क्या होती है, ठीक है, कहानी की लेखन शैली क्या होती है, पोएट्री क्या होता है यानी कविता किस आधार पर लिखी जाती है, इसके बारे में व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, लेखन शैली, कविता शैली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कहानी को किस तरीके से सुनाना है, किस तरीके से सुनना है, उसमें क्या चीजें फोकस पॉइंट होती है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल के बच्चों को। तो कब तक चलाया जाएगा पूछा गया था, तो चलाया जाएगा 26 मार्च तक। शुरुआत कब से हुई है? 20 मार्च से। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पर जीएसडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज भार है? तो जीएसडीपी का क्या मतलब हो गया? स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना है? 8%, यानी कि इंडिया के जीडीपी से 1% ज्यादा। अब बात आती है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर हमारा कर्ज भार कितना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यह है 17.9% का, यानी जो हमारा जीडीपी है, इस जीडीपी का 17% हमारा जो है कर्ज भार है। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा यानी भारत सरकार ने लिमिट किया है, यानी 15th फाइनेंस कमीशन जो है, 15वां फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग जो है, इसने क्या किया है, ध्यान रखिएगा कि इसने लिमिट कर दिया है कि 25% से ज्यादा आप कर्ज भार नहीं ले सकते हैं। क्लियर रहेगा, 25% आप अपने स्टेट के जीएसडीपी का 25% से ज्यादा
कर्ज नहीं ले सकते हैं। क्लियर होगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कितना है 17.9%। इसके अलावा अगर बड़े राज्यों में अगर मैं आपसे बात करूं, बड़े राज्यों में इवन भारत के ही लेवल पे बात कर ले तो भारत का ही अपना जिस जीडीपी का 47%, 47.2% जो है ये कर्ज भार है भारत के ऊपर। ठीक है, भारत के ऊपर। तो भारत के ऊपर अगर आप फिगर देखेंगे, अगर आप फिगर देखेंगे तो यह है 1,28,94,673 करोड़ रुपीस का कर्ज भार। ठीक है, कर्ज भार। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत का तो ये स्टेट्स है, यानी कि इसका स्टैटिक्स देखेंगे तो भारत का है। वहीं अगर हम बड़े राज्यों में बात करें तो तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु में अगर आप देखिएगा तो तमिलनाडु का अगर जो टोटल अगर हम देखें तो 24.9% है, इस जीडीपी का 24.9% है। सबसे कम है आपका कहाँ पे, उड़ीसा का, उड़ीसा का 9.9%, 9.9%। इन्हीं सब चीजों में अगर आप देखेंगे तो गुजरात का 15.7% का है। वहीं अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करूं तो 13.9% है। इन सभी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम है एसडीपी का कर्ज भार। लेकिन बड़े राज्यों में लाइक तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश में है 22.5% का। वहीं अगर उत्तराखंड में बात करूं तो 21.8% का कर्ज भार है। वहीं अगर आप देखेंगे कर्नाटका में तो कर्नाटका में 19.8% का कर्ज भार है एसडीपी का। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रहा था तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में 17.9% होगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, नक्सली उन्मूलन नीति को राज्य सरकार द्वारा कितने वर्षों तक प्रभावी रखा जाएगा या प्रभावी रखने का निर्णय लिया गया है। तो नक्सली उन्मूलन में अगर आप देखेंगे तो हाल ही में मंत्रालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट की गई थी। तो उसमें अनाउंसमेंट क्या था कि अगर नक्सली हिंसा में परिवार का कमाने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर वो हताहत हो जाता है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखेंगे मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 15 लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए या फिर शासकीय गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, शासकीय नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई शहीद है, ठीक है, कोई शहीद होता है यहाँ पर, तो शहीद होने के बाद अगर हम बात करें कोई पुलिस वाला है या फिर अन्य राज्य का कोई आदमी है तो उसको यहाँ पे 25 लाख रुपीस देने की घोषणा की गई है। किसके लिए, जमीन, कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए। ठीक है, कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए राज्य सरकार देगी। तो नक्सली उन्मूलन अभियान की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा नक्सली जो 5 लाख से ऊपर का इनामी है, यानी 5 लाख और 5 लाख से अधिक का मतलब इनामी है, उसके ऊपर इनाम रखा गया है, तो ऐसे केस में अगर वो आत्मसमर्पण करता है, सरेंडर करता है, तो उसको 10 लाख रुपीस एडिशनल दिए जाएंगे। ठीक है, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने पे 10 लाख रुपए का जो इनामी राशि है वो तो दिया ही जाएगा, और उसके अलावा 10 लाख रुपए की अलग से राशि एक्स्ट्रा जो है दी जाएगी। क्लियर है। और नक्सली उन्मूलन जो है 5 वर्ष तक चलाया जाएगा, 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे सलुआ जुडूम, इसके अलावा अगर देगा पूर्णा, नाकोम पुरमा, ठीक है, ये सब नारकोम पुरमा, ये सारे क्या है, नक्सली उन्मूलन अभियान चलाए जाते हैं। क्लियर रहेगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि राज्य सरकार ने नक्सली उन्मूलन अभियान को 5 वर्ष के लिए प्रभावी करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ विकास, ठीक है, साथ ही साथ विकास, विश्वास और सुरक्षा की त्रिवेणी के आधार पर, ठीक है, क्या क्या, विकास, विश्वास और सुरक्षा, विश्वास और सुरक्षा, इस थीम पर राज्य सरकार काम करेगी नक्सली उन्मूलन के लिए। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, दैट इज 5 इयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हील इन इंडिया कार्यक्रम का संबंध किससे है। हील इन इंडिया, तो ध्यान रखना है कि हाल ही में सीडेक, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और एसपेक, SPEC, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के हाल ही में मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने और मेडिकल अपलिफ्टमेंट के लिए वन स्टेप हील इन इंडिया, ठीक है, हील इन इंडिया प्रोग्राम किसके साथ, परिवार यानी कि फैमिली मिनिस्ट्री, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के चला रही है। ठीक है, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के चला रही है। अब इसका काम क्या है, तो यह है आपका चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। चिकित्सा पर्यटन साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित है। क्लियर रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित है और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना,
कि आप भारत में आइए, भारत में खुद को हील कीजिए, ठीक है, हील इन इंडिया, क्लियर रहेगा, वन स्टेप हील इन इंडिया। आप यहां पर देखोगे तो ये आपका मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मेडिकल टूरिज्म यानी कि स्वास्थ्य से, ठीक है, क्लियर रहेगा। मेडिकल टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है कौन? सीडैक और एसपीसी, वन स्टेप हील इन इंडिया। कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं? परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो स्वास्थ्य को मुख्य रूप से धन के रूप में, यानी हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं हम, तो स्वास्थ्य को धन के रूप में उसको किस तरीके से संचय किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपने आप के हेल्थ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसके लिए सीडैक और एसपीसी के द्वारा वन स्टेप हील इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आपको सभी को पता होना चाहिए कि पहली बार इसकी शुरुआत कब हो गई थी? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2013 से, ठीक है। यूएन के द्वारा 2013 से ही इसकी शुरुआत की गई और इस साल का जो थीम रखा गया है वो है आपका सावधान रहें, आभारी रहें और दयालु बने, ठीक है। थीम क्या है? थीम की अगर बात करें तो क्या रखा गया है? सावधान रहें, आभारी बने और दयालु रहें। सावधान रहें, आभारी रहें और दयालु बने। और इसी मौके पर अगर हम आपसे बात करें तो 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसी दिन क्या जारी किया गया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, WHI, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। और इस बार अगेन लगातार 6 वर्षों से, यानी कि कंटिन्यू अगर आप देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पे है। कौन सा? डेनमार्क जो है ये आपका नंबर 1 पे है। क्लियर रहेगा? फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, डेनमार्क आपका 5th नंबर पे है। फिनलैंड जो है वो आपका नंबर 1 पे है लगातार 6 वर्षों से। टॉप कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको फिनलैंड आएगा 6th टाइम। फिनलैंड के बाद आता है आपका डेनमार्क के बाद अगर आपका आएगा यहाँ पर आइसलैंड के बाद आता है इजराइल के बाद आता है नीदरलैंड के बाद आता है आपका स्वीडन के बाद आपका आता है नॉर्वे के बाद है आपका लग्जमबर्ग। क्लियर रहेगा? लग्जमबर्ग, फिर आता है आपका स्विट्जरलैंड। इन्हीं में अगर आप देखेंगे तो विकसित देशों में अगर आप देखेंगे तो यूएस की जो रैंकिंग है, यूएस की रैंकिंग जो है वो है आपकी टोटल 15। जर्मनी जो आती है वो है आपका 17 पे। यूके की बात अगर हम करें तो 19, सिंगापुर 25 और इंडिया 126। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126, पाकिस्तान से भी पीछे है, ठीक है। अफगानिस्तान 137, क्लियर रहेगा? अफगानिस्तान 137। टोटल अगर हम बात करें तो कितने देशों में सर्वे की जाती है मोस्टली? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इस साल का 137 डेज में 137 कंट्रीज को कंसीडर करके बनाया गया था, लिस्ट निकाली गई थी, जिसमें से अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, सबसे टॉप पे है आपका फिनलैंड, देन आफ्टर सेकंड नंबर पे डेनमार्क और आपका नीदरलैंड, दोनों एक जगह पे खड़े हैं। क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दैट इज 20 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? वृक्ष संपदा योजना स्टार्ट हुई है आपके राज्य में और साथ ही साथ विश्व वानिकी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो याद रखना है ट्यूलिप महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, क्लियर रहेगा? गार्डन, इसकी शुभारंभ किसने की इस महोत्सव का? तो ध्यान रखना है आपको, मनोज सिन्हा, जो कि वहां के राज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा, ठीक है। मनोज सिन्हा जी के द्वारा इस गार्डन को 17 मार्च को ओपन किया गया था, ठीक है। 17 मार्च को आम जनता के लिए ओपन किया गया था और ट्यूलिप महोत्सव मनाया गया, जो कि अगर आप देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट क्या है? ट्यूलिप गार्डन है। क्लियर रहेगा? अब हम एरिया के बारे में बात करें तो कुल इसका क्षेत्रफल है 74 एकड़। इसके अलावा आपको याद रखना है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, इन दोनों के बारे में, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, एक आपका गोवा में है और एक आपका कश्मीर में है, तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, ठीक है। टोटल एरिया कितना है इसका?
ट्यूलिप महोत्सव में ट्यूलिप गार्डन का 74 एकड़। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में फूलदेई कहाँ मनाया गया था? उत्तराखंड में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस लाइन को अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में रिकॉग्नाइज किया है? तो याद रखिएगा मैकमोहन लाइन को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में यूएस ने रिकॉग्नाइज किया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अभी अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में स्ट्रेटेजिकली अगर पंजाब को देखें तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास सेंसिटिव एरिया है आपका पंजाब, ठीक है। तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट सीएम कौन है वहां पे? भगवंत मान। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारतीय उच्च शिक्षा मीट यानी कि इंडियन हायर एजुकेशन मीट 2023 कहां पे आयोजित किया गया? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। क्लियर रहेगा, बांग्लादेश में। किसने आयोजित करवाया? तो हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त कौन है वहां पे? इंडिया के प्रणय वर्मा, ठीक है। और बांग्लादेश की एजुकेशन मिनिस्टर, बांग्लादेश की हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर दीपू मोनी, याद रखेंगे आप, डॉक्टर दीपू मोनी वहां की हायर एजुकेशन मिनिस्टर है। दोनों ने मिलकर के IHEM यानी कि इंडियन हायर एजुकेशन मीट 2023 का आयोजन किया। पर्पस क्या था? स्टडीज इन इंडिया, ठीक है, स्टडीज इन इंडिया। सब्जेक्ट क्या था? स्टडीज इन इंडिया। तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन को इसमें शामिल किया गया था और किस तरीके से भारत में हायर एजुकेशन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं यानी कि बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार क्या है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 2020 में क्या सुधार हुई है, क्या चीजें हुई है, इन सभी को इंप्लीमेंट करते हुए हमारा क्या यहाँ पर योगदान रहेगा हायर एजुकेशन में, उसके बारे में बात की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में एक चीज और याद रखना है कि हाल ही में बांग्लादेश ने 300 इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया से इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट करवाया है इंडिया से। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के शासकीय विद्यालयों में ट्रैफिक नियमों की पढ़ाई की जाएगी? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आगामी जितने भी शैक्षणिक सत्र हैं यानी 2023-24 के शैक्षणिक सत्र जो है, इस शैक्षणिक सत्र में राज्य पुलिस विभाग के पहल पर शिक्षा विभाग ने अनुमति दी है। किसके लिए? ट्रैफिक नियमों की पढ़ाई कराने के लिए। किस दिन पढ़ाई होगी? शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन क्लासेस स्पेशल लगेगी। किसके लिए? ट्रैफिक नियमों के लिए, ठीक। क्लियर रहेगा। किस राज्य में? छत्तीसगढ़, याद रखना है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 23-24 के शैक्षणिक सत्र से राज्य पुलिस विभाग की पहल पे शिक्षा विभाग ने हर शनिवार को ट्रैफिक नियमों के बारे में क्लासेस लगाने की इंफॉर्मेशन दी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार पंजीयन हेतु झरनी योजना पोर्टल, ध्यान रखिएगा, झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो झरनी योजना नाम जैसे है आपको याद रखना होगा। इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि जिस तरीके से नाम है झरनी योजना, तो याद रखना है झारखंड, ठीक है, याद रखना है आपका पड़ोसी राज्य झारखंड के बारे में। कब बना था? 2000, ठीक है, 2000 में, ठीक है, 2000 15 नवंबर 2000 को कब से, किससे? बिहार से अलग होकर के झारखंड एक राज्य बना था और झारखंड सरकार के द्वारा झरनी योजना, किसके लिए? रोजगार पोर्टल के लिए, रोजगार पंजीयन के लिए झरनी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे खाद्य सुरक्षा एटलस के बारे में। खाद्य सुरक्षा एटलस, भारत का पहला राज्य जिसने खाद्य सुरक्षा एटलस इशू किया है वो है आपका बिहार, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे आपका झारखंड, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका झारखंड जिसने खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया है इंडिया में। क्लियर रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर रहेगा।
झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है सीपी राधाकृष्णन। क्लियर रहेगा, सीपी राधाकृष्णन जो है नए बनाए गए हैं झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, झारखंड पहला ऐसा राज्य है भारत में जिसने प्रवासी सर्वेक्षण करवाया है, ये भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है, झारखंड है जिसने प्रवासी सर्वेक्षण करवाया है। क्लियर रहेगा, प्रवासी सर्वेक्षण करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, झारखंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, झारखंड। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। आज का क्वेश्चन है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता। ध्यान से देखेंगे, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता। मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूं यहाँ पे कि ये जो खिताब जीतने वाला व्यक्ति है लगातार 8वीं बार, ठीक है, 8वीं बार ये खिताब इस व्यक्ति का 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 8वीं बार एशियाई यानी कि 8वां एशियाई और 24वां अंतरराष्ट्रीय खिताब है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खिताब है इस व्यक्ति का। आपको इतना हिंट दे दिया गया है, अब आप इसका करेक्ट आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो गाइस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।